मेरे साथ 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द ये मेरी ये चर्चा चलेगी। मेरा पहला सवाल है, मुस्लिम लीग का साथ चाहिए लेकिन परचम से कांग्रेस को परहेज क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, योगी के कांग्रेस पर तंज में कितना दम है, उनके ट्वीट में कितना दम है? तीसरा सवाल, क्या आम इंतखाबात अब हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर होंगे? चौथा सवाल आज का, क्या एक बार फिर पोलराइजेशन शुरू हो गया है, ध्रुवीकरण शुरू हो गया है? पांचवा सवाल, क्या मोदी को निशाना बनाने से कांग्रेस को मिल जाएगा मुस्लिम वोट? हमारा आज का पांचवा सवाल। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त महेश वर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। सर खैर मकदम है आपका। हमने अपने साथ कांग्रेस पार्टी से नौजवान लीडर सैफ खान साहब को जोड़ा है। सैफ खान साहब मेरे साथ बहुत दिनों बाद ये शो कर रहे हैं। सैफ, आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। और आपका जारहाना अंदाज जो है, आक्रामक अंदाज बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया। मेरे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब भी हैं, चेयरमैन है अंजुमन मिनहाजे रसूल के। उनसे भी मैं बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि कौन मुसलमानों के साथ है और क्या वाकई मुसलमानों का साथ होना इतना गलत है, या मुसलमान परस्त होना या मुसलमानों का साथ लेना क्या वाकई गलत है। मेरे साथ प्रोफेसर राजवीर शर्मा हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। और हमने अपने साथ ऋषि मिश्रा जी को भी जोड़ा है, जो कि सीनियर सहाफी हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सर आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं, खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ। सैफ साहब ये बताइए, जो बात राहुल गांधी के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, हालांकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उसकी तस्दीक नहीं की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग लफ्ज ही इस देश के लिए अपने आप में एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, संवेदनशील हसास लफ्ज है। कांग्रेस उसकी मदद से वहां पर इलेक्शन लड़ रही है और उनके सब्ज परचम वहां पर न दिखें, क्योंकि कांग्रेस को नॉर्थ में उसका बुरा असर देखने को मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बात कही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या जो मैसेज गया वो आप लोगों के लिए उल्टा नहीं गया? आप कहां वायनाड से दूसरा मैसेज देना चाह रहे हैं साउथ को, या नॉर्थ आपके हाथ से ना सरक जाए? सबसे पहले इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है एक अरसे बाद मौका मिल रहा है जी, और जी सलाम के ऊपर जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, साहब हम लोग तो हर वर्ग और हर धर्म के लिए जो है करते आ रहे हैं। हम आज जरूर ये देख रहे हैं कि जो है निशाना बनाया जा रहा है। आपको भी मैं बताना चाहता हूं, कुछ तथ्य जो है आज जनता को बताना चाहूंगा कि हमारा देश इस वक्त चौथे ऐसे स्थान पे है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन। आज हमारे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कह रहा है कि 41% जो है रिलीजन के नाम के ऊपर जो है क्राइम बढ़ चुका है, राइट्स बढ़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्राइम, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अच्छा, तो मैं फिर ये बताऊं, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, अहमदाबाद, मलियाना, भिवंडी, ये किस दौर में हुआ था? और कांग्रेस के दौर में भी गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुआ करती थी वो क्यों होती थी? जरा उस पर भी सफाई दे दीजिए सैफ साहब, जो आप रिपोर्ट और रिकॉर्ड लेकर आए हैं। मैं आपको बताता हूं, मई 2014 से 97% अटैक्स जो हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य हैं, वहां पे जो है ये बढ़ चुके हैं। गाय के नाम पे लोगों को जो मार दिया गया है, वहां आप ये समझ सकते हैं 33 केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्लियामेंट में जो, अगर आप ये देखें, सुनिए, दौर में लोग नहीं मरते थे क्या? मैंने तो बता दिया ना, हाशिमपुरा किसके दौर में होता था, मैं आपको बताता हूं। मगर 2014 से पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही कह रहा है कि रिलीजन के नाम पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हुई थी हमारे देश में। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। आज जो है मैंने आपको बताया 97% अटैक्स बढ़ चुके हैं। गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, उसी जिसको गाय बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं, तो उसको फिर आज सुनिए, इमरान भाई मुझे मौका दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दें। जिसको गाय कहते हैं उनको फिर केरला में, मेघालय, मणिपुर, हर जगह पे उनका गोश्त परोसा जा रहा है। आज वो यमी जो हो गई, यमी करके वो मां बन चुकी हैं, वो आज अब परोसा जाता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो आज बयान दे रहे हैं,
जो ये राहुल गांधी जी पे निशाना कर रहे हैं, वो तो ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बन के दूसरी स्टेटों में जाते हो, कहते हैं हमारे यहाँ कोई कम्युनल वॉयलेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 60 कम्युनल वॉयलेंस पार्लियामेंट में रिकॉर्ड किए गए हैं जब से योगी जी जो है सीएम बन के आए हैं। 822 कम्युनल वॉयलेंस जो है यूनियन हंसराज जो है पार्लियामेंट का, वो भी रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट में रखा गया है। आज हमारे देश में आप प्यूर की रिपोर्ट देख लीजिए 2017, सारी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ठीक है, आप सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट तो मेरे पास भी बहुत सारी है। मैं आपके सवाल का जवाब महेश जी से ले लेता हूं ना, मैं महेश जी से ले लेता हूं। आपने अपने सवाल रख दिए, मैं सबसे खराब, ठीक है, सबको बोलने का मौका दीजिएगा। महेश जी जो सवाल उठाए हैं, मुसलमानों को लेकर के चिंता है ऐसा लग रहा है कांग्रेस को, और वो तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम आंकड़े परोस रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का जिस तरह का इतिहास रहा है उसमें जब आप झांकेंगे तो उसमें 4-5 चीजें बहुत अहम है जिसको समझने की जरूरत है। जैसे इन्होंने खालिस्तान नाम के ऊपर जो है एक विंडर वाला को पैदा किया, इसी प्रकार से इन्होंने इस इंडियन मुस्लिम लीग के ऊपर जो ये आज बात कह रहे हैं, इसके ई अहमद या उससे पहले जो इनके इंडियन मुस्लिम के एक और सांसद हुए, पार्लियामेंट में उन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह से प्रहार किया और जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश करी, जिस तरह का उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया, उससे जाहिर होता है उसको कांग्रेस ने भी अपोज किया। और वो बात कोई ये नहीं है कि कोई बहुत पहले की बात है, ये अभी 15-20 साल पहले जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तो यही ई अहमद साहब खड़े होके किस तरह से चीखे चिल्लाए और उन्होंने क्या क्या देश के लिए अपशब्द कहे, और उसको कांग्रेस के लोगों ने भी किस तरह से भर्त्सना करी। तीसरी बात कि आप देखिए, जब जब पॉलिटिकली कमजोर होती है कांग्रेस तो ये इस तरह के रास्ते को अख्तियार करती है और जो देश के लिए विध्वंसकारी है। और एक ऐसा, या वो शेख अब्दुल्ला का उदाहरण ले लीजिए, या आप आसाम में ले लीजिए, या कहीं भी ऐसी चीज है, जो भी चीज इन्होंने क्रिएट किया वो देश को 10 से 20 साल पीछे छोड़ जाता। आज इंडियन मुस्लिम लीग एक एक करके साहब अभी नहीं, अभी काउंटर नहीं सर, अभी काउंटर नहीं, उनको जवाब देने दीजिए ना। आपने सवाल रखा, उन्होंने जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, हवा में बात करते हैं, सुन लीजिए ना, मैं बाकी सबकी राय लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अब मैं जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। इंडियन मुस्लिम लीग के साथ जिस तरह से इन्होंने एक कवायद शुरू करी है, राजनीतिक रूप से ये दिवालियापन शो करता है कांग्रेस का, कि कांग्रेस की जमीन अब इस तरह से सरकी है कि इस हद तक मजबूर हो गई कि जो इस देश के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारक है, जो इस इंडियन मुस्लिम लीग एक जो नाम है ना, इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आज उसको जिंदा रखना, उस शब्द को जिंदा रखना, उसको लेकर राजनीति करना, उसके मिजाज में वही चीज, वही फिरका ये तो 60 की दहाई से है। अगर इसको लेकर के इतनी आपत्ति थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी सर, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। जब ये बैन हुई, बैन भी हुआ, इसकी जो कट्टरपंथी सोचे हुई, इसके तहत जो यहाँ पे जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह की चीजों को अमली जामा पहनाया गया, इसके जरिए जो चीज देश में जिस तरह से नौजवान मुस्लिम नौजवानों को गुमराह किया गया, इसके जो यूथ विंग है जो उसका काम है, वो चुनकर आए हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें मुझे आज की डेट में इस चीज पर कोई मतलब आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस आज जो कर रही है उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने इस तरह के कदम सिर्फ तभी उठाए हैं जब उसकी राजनीतिक हैसियत कमजोर, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए देश को टुकड़ों में बांटना, देश में ऐसे लोगों से फिरकापरस्ती ताकतों के साथ हाथ मिलाना, ये शोभा नहीं। ठीक है, मैं आपसे आऊंगा सवाल करने के लिए। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, वायनाड को एक खास वजह से राहुल गांधी चुनते हैं। पहले सोनिया गांधी भी दक्षिण की कई सीटों से लड़ चुकी हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वायनाड को एक खास वजह से चुनते हैं। बीजेपी का जहां तक इल्जाम है वही कह रही है कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं और दूसरी जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक हो जाती हैं, और मुस्लिम लीग की मदद से, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मदद से वहां पर मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए वायनाड को चुना है, और एक मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं चुना है कि देखो मुसलमानों को ये पूरा देश में मैसेज चला जाए। ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम इसको देखें कि ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कांग्रेस की कोशिश है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी तरीके से मैं समझता हूं ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए इंतहाई मजाक और मैं समझता हूं मज़ा का खेज बात है। इस मुल्क में 2014 के चुनाव के अंदर हिंदुस्तान की एक ऐसी सीट है जहां हिंदुओं की कुल आबादी 13.8 यानी 8% थी और सिखों की तादाद 71% थी।
लेकिन उसके बावजूद अरुण जेटली जी ने वहां से चुनाव लड़ा, किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। ये कहा जा सकता है कि सिख और हिंदू अलग नहीं है, लेकिन अकाल तख्त ने इस पे भी अपने आप को अलग कर दिया कि नहीं साहब, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं तो सीधा एक सवाल करता हूँ, योगी आदित्यनाथ से भी मैंने पूछा, बीजेपी से भी पूछता हूँ, हमको आप ये बता दीजिए कि ये तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो है जिसके 3 MP हैं, इतने साल से वहां राज कर रही है। ये वही ई अहमद दिवंगत मरहूम ई अहमद साहब हैं जिनको जो आज अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत और केरल के जो संबंध थे वो पुराने थे, और भारत के जो हमारे लोग वहां काम करते हैं उनके लिए, जिसमें हिंदू भी है, सभी लोग हैं, उनके लिए उन्होंने इतना काम करा था कि यूएई ने उनको यही ज्यादा सम्मान जो था उनको पहले दिया था। तब बीजेपी कहाँ थी? और तीसरी बात जो भी महेश जी ने कही, मुझको ये बताने की जहमत की जाए कि अकाली तख्त, अकाली दल क्या चीज है? अकाली दल एक खास मजहब की पहचान के साथ एक दल है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा साहब अकाली दल पे हमको कोई आपत्ति है। असम गण परिषद अपने आप में सिर्फ आसाम और अखुम की बात करती है, हमने कभी आपसे नहीं कहा कि आपका अलायंस ऐसा क्यों है। शिवसेना की अपनी एक के साथ अपना मानुष, हमने कभी आपसे नहीं कहा कि आपने क्यों करा, हमसे मतलब भारतीयों ने। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। वायनाड पे आपको इतनी चर्चा क्यों? मैं तो सीधा महेश जी से पूछता हूं, मुझको ये बताने का कष्ट कीजिए वो कौन लोग थे जो 1942 के अंदर उस वक्त की मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो लियाकत अली खान की कैबिनेट के अंदर बाकायदा मंत्री थे? वो कौन लोग थे जो हिंदू महासभा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दोनों एक ही रेजोल्यूशन जम्मू के अंदर पास? लेकिन वो कौन लोग हैं जो बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डरा करके पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं? वो कौन लोग हैं जो कि स्कूल या मदरसे मॉडर्नाइजेशन उनका ना हो जाए, आधुनिक ना हो जाए, उसको लेकर कहते हैं कि ये टेक ओवर कर लेंगे, इनसे पैसे मत लो? इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। दहलवी साहब, इमरान बहुत अहम सवाल पूछा। केरला वो रियासत है जहां मुसलमानों की शराय तालीम जो है वो 100% है। केरला वो रियासत है जहां मुसलमानों का जो वक्फ है वो सबसे मालदार वक्फ माना जाता है। केरला वो मैं आखिरी 2 बात है कि मैं इन चीजों 3 दिन में इतना पक चुका हूं। आप ये देखिए, अगर यानी यूएई के सदर ये कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी को भारत और यूएई के संबंध बनाने के लिए निशान यानी जेद उनको तमगा दिया जाएगा, आप खुशी मनाते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब देखिए वो केरल से कैसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां हिंदू जो है वो बहुसंख्यक नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है? ये दोहरी बातें आप क्यों कर रहे हैं? यानी मैं तो सीधा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी मुझको, मैं तो इसको ऐसे भी समझूंगा। आखिरी बात, मैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से कहता हूं कि आप मुझको मोहम्मद बिन जैद समझ लीजिए, आप मोहम्मद बिन सलमान समझ के गले लगा लीजिए, आप का प्रेसिडेंट समझ के गले लगा लीजिए, आप चिरा मिल की मस्जिद का जो फोटो है जो आप लेके जाते हैं सऊदी अरब, आप वो समझिए, यानी बाहर के मुसलमानों से गलबैया करेंगे। और अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो आप नहीं, इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि बाहर के मुसलमान वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गले लगाते हैं, सऊदी अरब के मुसलमान गले लगाते हैं और लगाते हैं, और वहां के शाह गले लगाते हैं, वहां का अपना अवार्ड देते हैं। लेकिन भारत के मुसलमान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं करते? इसको ऐसे भी तो समझे। भारत के मुसलमानों ने भरपूर भरोसा करा है। प्रधानमंत्री की गरिमा आप देखिए ना, वो ये कहते हैं वो कैसी जगह से चुनाव लड़ना है जहां हिंदू, ये नहीं कहा उन्होंने कि मुसलमान बहुसंख्यक हैं, जहां हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हैं। ये क्या मुद्दा हो गया? अरुण जेटली पे मुझको एतराज नहीं हुआ, आसाम के अंदर आपके लोग जो है चुनाव लड़े, मुझ पे एतराज। आप खाली एक आदमी, यानी इस देश के अंदर मुस्लिम बहुचेत से कोई आदमी चुनाव लड़े, आप उसको कॉमनल कह देंगे? ठीक है, इस पर मैं और बात करूंगा सर आपके पास। मैं आ रहा हूं एक बार प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी के पास। बीजेपी इसको ऐसे प्रचारित कर रही है कि दक्षिण में मुस्लिम लीग और उत्तर में टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही है, और इसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। कैसे हम इसको देखें? क्या वाकई ऐसा है या एक सिर्फ पब्लिसिटी है, माहौल बनाने की कोशिश है, और पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम में लाने की कोशिश है सभी सियासी जमातों की तरफ से? देखिए, अगर हम इस मसले को और माहौल को थोड़ा इंडिपेंडेंटली और डिटैच्ड होकर के इसका विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि भले ही वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य की बात है कि 1950 के आज़ादी के बाद भी जो अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी डिवाइड एंड रूल की, वही नीति कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आज 70 साल से चल रही है। और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर ज़्यादा
तवज्जो दी जाती है, बजाय इसके कि वो देश के नागरिक हैं, समान नागरिक हैं, एक जैसे नागरिक हैं, उनके साथ भी वैसा ही उनको व्यवहार करना चाहिए हर पार्टी को जैसा कि किसी और के साथ होता है। लेकिन अगर हम पिछले 70 सालों का इतिहास देखें तो मुसलमानों को एक कैप्टिव वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है कुछ राजनीतिक दलों ने, एक्सेप्ट बीजेपी विच हैज बीन क्रिएटेड एज एन एनिमी बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द मुस्लिम्स। और जबकि उनको वास्तव में ये होता है कि अगर तुम बीजेपी के खिलाफ उनको डर दिखाओगे कि बीजेपी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या कभी मुसलमानों ने बड़े ठंडे दिमाग से इस बात को सोचा है कि 70 साल के बाद भी बीजेपी के राज्य में और कांग्रेस के राज्य में क्या वास्तव में उनके साथ कोई अत्याचार हुआ है? क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि उनके जो मसले हैं वो मसले आज भी ज्यों के त्यों क्यों हैं? केवल क्रोकोडाइल घड़ियाली आंसू बहा करके जो राजनीतिक दल उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं बीजेपी के खिलाफ, मुझे लगता है कि ये उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं मुसलमानों का। और केवल ये वेनाड की बात नहीं है रहमान जी, अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो जब चुनाव चल रहे थे, मैं आई वॉज लुकिंग एट सेवरल स्टेजेस, कीनली मैंने उसको फॉलो किया, और वहां के जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो मुसलमानों की एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपने सबने इकट्ठे होकर के हमको जिताया तो हम आरएसएस से बाद में निपटेंगे और आप चिंता मत करिए कि हम आरएसएस से निपटेंगे। जैसे कि मुसलमान और आरएसएस एक दूसरे के विरोधी हैं या आरएसएस मुसलमान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई अलग चीज नहीं हो सकती, गलत चीज नहीं हो सकती। ये बहुत अहम बात आपने कही। मैं ऋषि मिश्रा के पास आना चाहूंगा। एक तरफ से जब अपने टाइप का पोलराइजेशन होता है, कांग्रेस अगर ऐसी कोशिश करती है तो फिर बीजेपी भी अपने तरीके से ध्रुवीकरण फिर करने लगती है। कहीं ना कोई क्रिया तो करता है जिसकी प्रतिक्रिया दूसरा करता है, वो कोई भी हो सकता है। सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ नहीं जो समझ में आता है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल है, ऐसा ही है। देखिए, आप यदि वायनाड लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का यदि स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कोझिकोड, वायनाड और मल्लापुरम, यदि मल्लापुरम का आप पॉपुलेशन देखेंगे तो मोर देन 60% से ऊपर मुसलमान है वहां। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी रणनीति बनाई है कि राहुल गांधी, अभी देखिए, अभी जो कांग्रेस जो है 2009 वाली कांग्रेस नहीं है या 2004 वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सेफ सीट खोज रही थी जहां से उनके अध्यक्ष को लॉन्च किया जाए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी एक्टिव रही है 5 साल अमेठी में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दूसरे विकल्प पे विचार करना था। और मैं समझता हूं, मैं कई चैनलों के डिबेट में कहा हूं, यदि कांग्रेस केरला के अलावा कहीं तमिलनाडु या आपको कहते हैं कर्नाटका के किसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ती तो कांग्रेस को फायदा होता। लेकिन कांग्रेस सेफ सीट ढूंढ रही थी और माइनॉरिटी का वोट जो है वहां रियली में हिंदू जो है अल्पसंख्यक है और माइनॉरिटी का वोट वहां मैक्सिमम है। यदि आपको पूरे नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करना ही था तो तमिलनाडु किसी से एरिया से लड़ लेते, कर्नाटका की कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे। आप कांग्रेस का इतिहास को देखेंगे तो आप 1978 में इंदिरा गांधी चिकमंगलू से लड़े थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी रिटेन हुई थी तो आंध्र प्रदेश के मेढक से लड़े थे। ऐसा आप कांग्रेस के इतिहास में पहली बार मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी इतने कमजोर दिख रहे हैं कि उनको माइनॉरिटी वाली बहुल वाली सीट चुनना पड़ रहा है। आप इसका एक एग्जांपल, आप इससे काउंटर में जवाब और देना चाह रहा हूं कि AK एंटोनी का रिपोर्ट देखेंगे, जो एंटोनी साहब केरला से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस को भारी पड़ी है, जिसका परिणाम कांग्रेस जो है 2014 में 44 सीटें। फिर मैं आ रहा हूं। मैं एक पॉइंट और जोड़ूं, मैं एक पॉइंट और सारी आवाज एक साथ नहीं सुन, मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं। कांग्रेस, मैं आपको साहब भाई अपडेट हो जाए कि कांग्रेस वायनाड जाने से पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष से परमिशन लिए हैं। परमिशन ग्रांट होने के बाद तभी राहुल गांधी गए हैं, क्योंकि उनको डर था यदि मुस्लिम लीग अलग प्रत्याशी खड़ा कर दे तो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बेचैनी हो जाएगी। एक मिनट आ रहा हूं सैफ साहब, दहलवी साहब को कुछ ऑब्जेक्शन है, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मत तो सैफ साहब रखेंगे। मैं एक आजाद शहरी के तौर पे अपनी 2 बातें रखना चाहता हूं। मेरा कहना यह है, ये आदमी सब जानते हैं, इनको शायद हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, ये भाई पहली चीज तो मुझे बताइए, क्या किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, वो बीजेपी का हो कांग्रेस, मुझको इसका मुद्दा नहीं है, क्या किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से किसी हिंदू नेता का चुनाव लड़ना
अलोकतांत्रिक अर्थात उर्दू में कहते हैं क्या गैर जमहूरी अमल है, क्या आइन के खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी चीज सुन ले पहले सर, सुन लीजिए सर, देखिए सर ये पहले इसमें मैं बोलूं नहीं, आप बोल आप जवाब दीजिएगा सर, जवाब दीजिएगा सर, जवाब दे दीजिएगा ना, मुझे बात करनी थी। दूसरी चीज आपको मालूम होगा जब अरुण जेटली का ऐलान करा था तो अमृतसर में ऐलान हुआ, सुन लीजिए सर, मैं बगैर तथ्यों की बात नहीं करता और अगर कहीं तथ्य गलत हो मैं बहस छोड़ के जाने को तैयार हूं। जब अरुण जेटली जी का ऐलान हुआ था, अमृतसर में ऐलान हुआ था, अमृतसर से कौन खालसई होगा, लेकिन क्या सीधी बात है, अरुण जेटली साहब कुछ भी हो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने वहां उस सीट से चुनाव लड़ा जहां हिंदू 13% था। मेरा कहना है कि क्या अब ये जो तरह तरह की, अरे सोनिया गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ी हैं, खुद उसके सिवा मुतादिद जगहों पर है, अमेठी रायबरेली में मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, लखनऊ के अंदर राजनाथ सिंह को मुसलमान भारी तादाद में वोट देता है, अटल बिहारी वाजपेयी भारी तादाद मुसलमानों के वोट से जीत के आते थे। ये क्या मुद्दा हो गया? ये तो लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बोलूंगा ना, आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश आज का मुद्दा, और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन क्या फिर हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है। राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी रैली में मुस्लिम लीग के झंडे लहराए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती है। कौन पोलराइजेशन की कोशिश कर रहा है यह देखने वाली बात है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। और क्या वाकई पोलराइजेशन होगा, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस लीडर सैफ खान साहब के पास। सैफ खान साहब, एक बात तो है कि जब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप लोग इल्जाम लगाते कि हिंदू मुस्लिम करती है, जैसा कि आप उन पर इल्जाम लगाते हैं, तो कांग्रेस और बाकी सियासी जमातें क्या करती हैं? वो कहती हैं कि बीजेपी को हराने के लिए दलित मुस्लिम एक हो जाओ, दलित मुस्लिम वोट बना लो। ये क्या है? ये क्या अपने आप में पोलराइजेशन या अपने आप में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकरण नहीं है चीजों का? एक बात। और दूसरी बात यह कि आप ये कह सकते हैं ना कि बीजेपी को हराने के लिए सारे भारतीय एक हो जाओ, इन मुद्दों पर बीजेपी को हराओ, विकास पर हराओ या और किसी बात पर हराओ। आप क्या कहते हैं? मुसलमानों और दलित, आपके सारे टिकटों का वितरण, आपका जोड़ जुगाड़, आपके जो अध्यक्ष हैं वो किसी जुगाड़ में, किसी तहत वो वायनाड से जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, चीजें कहां क्या मैसेज जाएगा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपके अध्यक्ष ने क्या पूरा नक्शा खोलकर वो बैठे थे और देखा कि केरल की, तमिलनाडु की, आंध्रा की, कर्नाटक की सीमा ये वायनाड से बिल्कुल क्या मिल रही है, यहां से मैं लड़ता हूं तो सारे तरफ मैसेज चला जाएगा राष्ट्रीय एकता का और सबको उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का। इतनी मासूम पार्टी तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। सर जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी जो शुरुआत हुई थी जिस बात से कि सबका साथ सबके विकास की, हमारे भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके आपके चैनल पे आज जो कह रहा हूं, केवल एक नाम बता दें, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में एक असेंबली का, एक केवल नाम पूछ रहा हूं। उसके बाद मैं आऊंगा आपका जो आपने सवाल ये जो पूछा है कि मेरे सवाल का पहले जवाब सुनिए, आप ये पूछ रहे थे कि वहां से क्यों खड़े हुए। साहब हमें हक है, आज हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और मैं ये भी साथ में बताना चाहता हूं, एक साल अभी राहुल गांधी जी को नहीं हुआ है गुजरात में प्रधान मोदी जी को उनकी विधानसभा हराना, अमित शाह जी को उनकी गुजरात में विधानसभा हराना, 85% बाय इलेक्शन हराना, कर्नाटका हराना, दलित मुस्लिम एक हो जाओ बीजेपी के खिलाफ, ये कौन सा पोलराइजेशन है? और ये कौन करता है? ये कौन करता है? बीजेपी झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश करती है और वोट लेने की कोशिश करती है। जी के विधानसभा में कांग्रेस जीत गई। आप जो है लाइन खींचते हैं, बीजेपी उस लाइन को अगर बड़ी करने लगे तो आपको फिर लगता है कि सांप्रदायिक पार्टी है। सांप्रदायिकवाद कौन शुरू करता है? कितने वोट दिए? सांप्रदायिकवाद कौन शुरू करता है? सांप्रदायिकता कौन शुरू करता है? मोदी जी कंस्टिट्यूएंसी का नाम बता दो, अमित शाह जी का कंस्टिट्यूएंसी का नाम बता दो। अगर खुद ये माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट का कहे कि अभी आज ये नाम बताओ ना पहले, माइनॉरिटी कमीशन के बाद जाना। सुनो पहले झूठ मत, पहले ये इस चीज के लिए माफी मांगो, गलत बोले हो, गलत बोल रहे हो। सुनिए सैफ जी गलत बोल रहे हो, पहले माइनॉरिटी कमीशन के बाद में जाना, पहले उन दो कंस्टिट्यूएंसी 2017 को रिपोर्ट अमित शाह जी की है और नरेंद्र मोदी जी की है, उसका नाम बताओ पहले। ये गुमराह करने वाली बात कर रहे हो, पहले इसको ठीक करो। गलत बोल रहे हो ना आपके पास 2014 से सुनो आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर पे एक्शन नहीं उठाया गया। ये माइनॉरिटी कमीशन की आपकी रिपोर्ट। अरे आप सुनिए, सवाल का जवाब देना है। बचकानी बातें मत करो, अज्ञानी की तरह बात मत करो। कांग्रेस नेता मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए, वाली बात करो। मैं अपनी डिबेट को मैं मौलाना साहब की बातों का जवाब देना चाहता हूं, आपके हाथों अपराध होने नहीं सकता। मैं एक बार
नहीं सकता, देश में मैं कह नहीं सकता। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास झूठ बोल रहा है, गलत ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। किसी बात का ज्ञान भी नहीं है, ये बोल क्या रहा है? देश के हर वर्ग को सुनिए, क्या है 140 मिलियन लोगों को बिलो पार्टी। ठीक है साहब, जिसमें हर धर्म साहब जरा मुझे ऋषि जी के पास जाने। ऋषि जी देखिए, मैंने सैफ साहब से कुछ ठोस सवाल रखे, वो सारे आंकड़े और रिपोर्ट्स का हवाला देकर के पूरे सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ऋषि जी, कांग्रेस जो लाइन खींचती है पोलराइजेशन की, भारतीय जनता पार्टी अगर इस्लाम को बड़ा कर देती है तो फिर गलत क्या? ये बड़े ऋषि जी कह रहे थे ना, राहुल गांधी का चुनाव लड़ना कितना सेकुलर और कितना प्रजातांत्रिक है, मैं उसका एक जवाब देना चाह रहा हूँ इनसे। एक सवाल मैं इनसे उठाना चाह रहा हूँ, अगर उसका ये जवाब दे दें। जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल को घुमा देते हैं, मुझे आपका फैडर गिरवाना पड़ेगा, मुझे आपका फैडर गिरवाना। मेरे सवाल का जवाब नहीं बोलने दीजिए। एक मिनट ऋषि जी, मैंने जो सवाल किया था सैफ जी से, आप उसको समझ गए? उस सवाल में क्या गलत है जरा बताइए। और जो लाइन कांग्रेस खींचती है, अगर बीजेपी फिर अपना वोट लेने के लिए उसको बड़ी कर देती है तो फिर कौन ज्यादा जिम्मेदार हुआ, ये बताइए। आपका जो सवाल है, इमरान भाई ये गलत बात होगी। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। आलोचना करता हूं। एक मिनट साहब भाई, पत्रकारों को जवाब ही नहीं दिया, जरा उनसे सुन लीजिए। देखिए, आपने इमरान भाई जो सवाल किया बिल्कुल प्रिंसिपल सवाल किया है, बिल्कुल करेक्ट सवाल किया है। आप यदि वायनाड का ही एग्जाम्पल लीजिए तो कहीं ना कहीं जो ना आपने जो सवाल किया, दलित आप जाति समीकरण और क्या जो समीकरण है उसको साधते हैं कि नहीं, तो आपको मैं बता दूं 13% वहां एसटी और एससी का वोट है, प्लस मुसलमान, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो जाति समीकरण चुनते ही हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, टिकट देने से पहले जातीय समीकरण को साधते हुए ही टिकट देते हैं। ये सिर्फ टीवी पे या मंच पे ही शोभा देता है कि नहीं हमारी पार्टी क्या कहते हैं प्रिंसिपल वाली पार्टी है, नैतिक वाली पार्टी है। बिल्कुल है। कैसे मैं आपका आईना खोल देता हूँ। आपने गुजरात में इमरान भाई मैं बोल सकता हूँ, बताइए मुझे। गुजरात हमने कभी अपने मैनिफेस्टो में एक मिनट सर हमें बोलने नहीं दिया। हमने हर देश सुनिए ना, कांग्रेस ने बाद में उसको गलत बता दिया। सुनिए ये भी खबर थी, मैं अभी कांग्रेस का पोल खोलता हूँ, मुसलमानों की पार्टी, मैं अभी कांग्रेस का पोल खोलता हूँ। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इमरान भाई मैं अभी अखबार के हवाले से खबर थी, उसमें जितने भी समाजवादी कांग्रेस चाहे समाजवादी हो चाहे बीएसपी हो, मुझे बताइए कौन पार्टी है? इनसे पूछिए, आपने गुजरात और हमारे सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल तो ले लीजिए। आपने गुजरात की बात सुनिए, आपने 26 में से गुजरात में कितने मुसलमान को टिकट दिया? सुनिए, नहीं टिकट डिक्लेयर हो चुका है। सुनिए, दूसरा सवाल तो ले लीजिए पहले। अरे सर सवाल तो ले लीजिए। आपने 2008 में जिस व्यक्ति पे मानव तस्कर का आरोप लगा था, जिस व्यक्ति को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था, विकास कटारा को आपने गुजरात से टिकट दिया है। इमरान भाई आपको याद होगा 2008 में यही दिल्ली एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था, यही एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया था। तो आप ऐसे आप गुजरात में कितने मुसलमान, आप गुजरात में आप गुजरात में बीजेपी भी तो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी ने मुसलमानों को अलग करने के लिए गिरा दीजिए। सैफ साहब और ऋषि जी का फेडर गिराइए, एक आवाज जानी चाहिए। देखिए, मैं माफी के साथ इमरान भाई मेरा सवाल है कि गुजरात जी सुनिए ना, आप लोग कांग्रेस पर ये तमाम इल्जामात लगाते हैं और तमाम आप आंकड़े उठाकर ले आए, तमाम आपने दलील दे दी। भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने तरीके से हिंदुओं का तुष्टीकरण और पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनारस से इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो क्या बहुत बड़ा प्रमाण आपको दे रहा हूं। अगर महेश जी से मौलाना साहब को गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल कैसे आदमी को बैठाया जी सलाम की डिबेट में हिंदी चैनल जैसे तूतू मैमे का कोई रिवाज नहीं, हमारी रवायत नहीं है। उर्दू का दर्शक बहुत संजीदा है, वो संजीदा बात सुनना चाहता है। मैं पे लेके खा जाते हैं, ये करेंगे। सेकंड का मौका हमें दिया, अपना ज्ञान वर्धन कर लो। मैं जी
आप मेरे सवाल का जवाब मॉब लिंचिंग करने वालों को जयंत सिन्हा जो है हाथ बनाते क्या बोलेगा आदमी? महेश शर्मा जो है, मैंने ऑडियो डाउन करा दिया जो है, मैंने ऑडियो डाउन करा दिया। कहाँ डाउन करा? मैंने उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप बोलिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मौलाना दहलवी को एक बात मैं इनके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि 1954 में अयोध्या में जिला अध्यक्ष कांग्रेस राघव दास ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, और वो उस समय जीबी पंत थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने जो चुनाव लड़ा साहब वो अयोध्या मंदिर के ऊपर लड़ा, और उनके खिलाफ जो नरेंद्र टंडन साहब थे वो थे उनके खिलाफ। हमारी मेरी बात सुन लो। वो चुनाव जीतने के बाद राघव दास ने कभी भी मुड़ के भी या कांग्रेस ने कभी बताइए ना उस बारे में कभी सवाल नहीं खड़ा किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज वायनाड की याद जो राहुल गांधी को याद आई है, या वायनाड के ऊपर आज अपने घोषणा पत्र में उन्होंने एक छोटी सी जिक्र कर दिया, एक छोटी सी भी जिक्र अगर कर देते अल्पसंख्यकों को लेकर, मैं आपका फेडरल बिल्कुल डाउन करवा दूंगा। मैं अल्पसंख्यकों को लेकर, उनके लेखा जोखा को लेकर कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो जिस तरह से मुसलमानों की शिरकत थी, जिस तरह से भागीदारी थी, आज के डेट में 2019 में आप खड़े होकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लेकर कोई चिंता अपने घोषणा पत्र में उसने डाला हो तो बताए। वो कह रही है जिसके वजह से आज कश्मीर में अलगाववाद की जो है आवाज उठने लगी। लड़ते हैं तो क्या मैसेज के साथ वजीर आजम बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मैसेज आता है? आप खालिस्तान की आप कह रहे हैं ना कि अरुण जेटली जी के वहां पे चुनाव लड़ने के बाद हमने कभी भी इस तरह की कोई बात हम लेकर नहीं गए जिससे कि अलगाववाद पे। हमारा सिर्फ चिंता इस बात की है कि इंडियन मुस्लिम लीग की जो जड़ है, आप याद रखिए कि वो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे आग में झोंकने का काम करेगी कांग्रेस, जिससे कि एक अलग तरह का ग्रुप तैयार होगा, एक अलग तरह का माहौल तैयार होगा जो सबका साथ और सबका विकास। और आप कह रहे हैं ई अहमद साहब को, नरेंद्र मोदी साहब, वो ई अहमद साहब के टाइम में वो विदेश राज्य मंत्री थे। ये वही व्यक्ति हैं कि इस्लामिक संगठन ने भारत को शिरकत नहीं करने दिया। ठीक है, आज वही भारत शिरकत किया और वहां अपनी बात को अच्छे से रखा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भी। मैं उनको जाना है। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, जो चिंता राहुल गांधी के प्रत्याशी होने पे मुझे चिंता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस वायनाड को चुना, जिस अल्पसंख्यकों की वजह से चुना, उसके बारे में घोषणा पत्र कांग्रेस ये बता दीजिए कितने मुस्लिमों को सुन लीजिए ना, गिराइए फिर। प्रोफेसर राजवीर जी, मेरा सवाल आपसे सर, क्या कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी रणनीति के तहत यह फैसला किया होगा? और इसके दूर अगर हम असरात देखें, दूर तक असरात देखें, तो क्या कुछ फायदे वाले दिखते हैं या फिर बीजेपी इसका फायदा उठा ले जाएगी नॉर्थ में कम से कम? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो किसी भी कैंडिडेट को कहीं से भी चुनाव लड़ने का हक है, चाहे वो एक से चुनाव लड़े या 2 सीटों से चुनाव लड़े। और राहुल गांधी ने वेनाड में जाकर के उसी अपने हक का प्रयोग किया है। लेकिन वहाँ का जो वहाँ का माहौल है, बेसिकली जो पब्लिक पूछ रही है, केवल बीजेपी नहीं पूछ रही है, पब्लिक ये पूछ रही है कि भाई अगर केरला से भी मान लो आपको चुनाव लड़ना था कि आप साउथ को नॉर्थ से जोड़ना चाहते हैं, भारत की यूनिटी की बात करना चाहते हैं, नहीं वो तो ये कह रहे हैं हमको कहीं से भी लड़ना हो तो केरला में ये उनका डिसीजन है, ये उनका डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन है। कोई भी कहां से फील करना है ये पार्टी तय करती है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस से भी आगे बढ़कर के वहां पर आई, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि क्या कहीं कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान के सब एक हो जाओ बीजेपी के खिलाफ? अब वो होंगे कि नहीं होंगे ये तो अलग मसला है, लेकिन शायद ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि मुसलमान को आप कांग्रेस के पीछे जोड़ो, क्योंकि मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को बैठे बिठाए इसलिए सियासत के लिए मुद्दा नहीं दे दिया कांग्रेस ने। नहीं, मुसलमान अगर मान लीजिए शैफ भाई, अगर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, शैफ भाई थोड़ा हर एक को एक तरीके से ट्रीट मत करिए। शैफ हर एक को एक जैसा ट्रीट मत करिए।
सुन लीजिए। सैफ, हर एक को एक जैसा ट्रीट मत करिए प्लीज। उसके ऊपर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं ठीक है। आज जो देश के लोग मर रहे हैं उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? कौन कहाँ मर रहा है? कौन मर रहा है? आज क्या बात कर, कौन मर रहा है? 97 आज क्या कर रहे हो? 41 ऐसा है कि झूठे आंकड़े या झूठी बात करके आप यही तो मुसलमान के मन में। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके मामले को पूरी तरह से इलेक्शन को इस तरफ ले जाने की कोशिश में थोड़ा सा भी कांग्रेस पार्टी जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए गर्मा गर्म चर्चा जी सलाम पर। अभी हाजिर हो रहे हैं। क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ रहा है? अभी लौट रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब लेना है। क्या पूरा इलेक्शन जो है धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ रहा है? सभी सियासी जमातों को यह मुद्दा खास तौर से वोट खींचने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए सबसे बेहतर नजर आता है, आसान भी नजर आता है। तो इलेक्शन को इस तरफ बढ़ाने की कवायद जारी है, धीरे धीरे ही सही। मेरे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा। देखिए सर, ये मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्पसंख्यकों के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से बिलखुसूस कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के बहुत बड़ा कोई दावा किया जा सके। फिर भी चलिए वो छोड़ दीजिए, कांग्रेस अभी ये जो पैंतरे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर जो राजनीति कर रही है, उसके दूरस्थ असरात आपको क्या नजर आते हैं इस इलेक्शन में? 11 तारीख आने से पहले क्या पूरा इलेक्शन जो इसी पर डाइवर्ट करने की कोशिश हो जाएगा और इसमें फायदा किसको नजर आता है? एक सवाल, दिल्ली साहब, एक चीज जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी अल्पसंख्यक और विशेष रूप से किसी मुसलमान के बारे में कोई जिक्र है? जो इतनी बड़ी हमदर्द रही है इस देश में, इस जमात की, इस वर्ग की, इस आप जरा उसके ऊपर एक रोशनी डाल दीजिए, हमें भी समझ में आ जाएगा कि वायनाड में लड़ने का मतलब क्या है। बड़ा है सैफ साहब, हज का कोटा भी इसी दौर में बढ़ा है। सबसे ज्यादा अगर कोटा बढ़ा है तो किस दौर में बढ़ा है ये भी देखिए। हज सब्सिडी का खत्म हो गई। हज सब्सिडी से मुसलमानों को कोई बहुत फायदा नहीं होता, कोई बहुत फायदा नहीं होता। ठीक है, इस पर भी हम बात कर लेंगे, अलग से बहस करके आपको बुला लूंगा। अभी मुद्दे को डाइवर्ट जो है अपने बूते पे दहलवी साहब को सुन तो लीजिए, दहलवी साहब को सुनिए, भी खत्म करवा दी। दहलवी साहब को सुनिए तो साहब जी। 3 चीजें इख्तिसार के साथ, चूंकि और भी आपके पहले थी। पहली चीज तो हमको मानना पड़ेगा कि 2014 से इस मुल्क में एक ऐसी राय बन चुकी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीधे तौर पे मुसलमानों से खिताब करना नहीं चाहती है। ये एक सच्चाई हम सबको मानना चाहिए। तभी तो मुस्लिम लीग का परचम भी नजर ना आए तो हो सकता है राहुल गांधी कुछ असहज हो जाते, मना किया होगा या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन जैसा बीजेपी कह इमरान भाई, फिर बार आपको क्लियर कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? यूडीएफ का पार्टनर है। ऋषि जी सुनिए ना, ऋषि जी सुनिए, सुन तो लीजिए। देखिए, इसमें क्या वो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, जाहिरी तौर से हाँ, अब इसमें हमको जो बुनियादी चीज समझने की जरूरत है, वजह क्या है कि नॉर्थ और साउथ की सियासत में बुनियादी फर्क आ चुका है। नॉर्थ और साउथ में फर्क ये आ चुका है कि साउथ के जितने भी लीडर्स हैं वो खुल के माइनॉरिटीज के साथ खड़े हो गए। बुनियादी वजह क्या है? पहली चीज तो ये कि उनके यहाँ जो जाति, जिसको हम कहते हैं जाति समीकरण, जिसको आप या जो भी कह लीजिए, वो यहाँ से बिल्कुल मुख्तसर है। इसलिए केसीआर खुल के कहते हैं कि साहब मैं रिजर्वेशन दूंगा, केसीआर खुल के कहते हैं मेरा डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। वही बात आंध्रा के अंदर जो जगन भी कहते हैं और बाबू भी कहते हैं। जब आप तमिलनाडु में आएंगे तो कैस्टलन हो या फिर AIADMK हो, क्योंकि साउथ के मुस्लिम पॉलिटिक्स और नॉर्थ की बुनियादी फर्क है। तो राहुल गांधी का वहां जाना इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम सीट थी। पहली चीज तो ये कि वो उन लोगों को जो नरसिम्हा राव के जमाने में एक तजर्बा किया गया था कि सर फिर आप जवाब दे दीजिएगा, पूरे जवाब दे दीजिएगा। जो तजर्बा हुआ था कि साहब पूरी सरकार जो साउथ से आई, सुन लीजिए, वहीं आ रहा हूं, आपको शुक्रिया कहूंगा। अब दूसरा है उनके घोषणा पत्र की बात। हमारा कहना यह है कि उनके घोषणा पत्र या उनके मंशूर के अंदर, कुछ चुनावी मंशूर कहते हैं, उसमें यकीनी तौर से कोई ऐसी उम्मीद अफजा बात नजर नहीं आ रही जो खालिसतन इसको आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के कौन से चरित्र की यह बात हो रही है? वायनाड में लड़ने का क्या मतलब है? आज उन मुस्लिमों के साथ धोखा है या नहीं? इस देश के मुसलमानों के साथ धोखा कांग्रेस ने किया या नहीं किया? साहब हम किसी बताइए इस चीज को मौलाना साहब। आप इस क्लास के रहनुमा हैं, आपको सलाम हम करते हैं इसी बात के लिए कि
आप नाम बताएं तो पूरा पश्चिम को पश्चिम कहेंगे। और आगे में बता दें इस देश में कितनी ताकत है कि सारे उसमें कूद पड़ते हैं। जो महेश जी का सवाल है मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनके मंशूर में नहीं है, इसको कांग्रेस को बताना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं महेश जी से बड़े अदब के साथ कहता हूं, आपने मुसलसल एक बात कही, सबका साथ सबका विकास, और पिछली बार आपको वोट जो अक्सरियत ने दिया वो सबके साथ सबके विकास पे दिया था। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपना कोई मंशूर लाती ही नहीं है। हमारा कहना ये, किसी भी जमहूरियत के अंदर जब तक उसके लोगों की, तमाम लोगों का विकास जब तक नहीं होता, जब के सबके साथ ना हो। जब भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं कि वो कहीं से सिवाय जम्मू कश्मीर के किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देती है, तो ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम से दूर रखने की कोशिश है जिसको लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं तो बिल्कुल फिर आप बात करते हैं, भारतीय के लिए बात करते हैं। हम अगर आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आज के डेट में पुलवामा में अगर 50 लोग मरे हैं उसमें 5 मुसलमान भी मरा है, और उस मुसलमान का बदला अगर हमने पाकिस्तान से लिया है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमानों में बांट कर इस देश को दे दिएगा, ये पाप है, ये अपराध है। इस देश की संवैधानिक नहीं, आप इस संविधान को गाली दे रहे हैं, इस देश को गाली दे रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान के बीच में ऐसे फर्क करके, यही कांग्रेस यही करती रही है। कांग्रेस ने यही करके सारा चीज किया, देश को बर्बाद करने में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाई जाती है। भारतीयों को आप बनिए ना उस लायक, आप आइए भाजपा में काम करिए, आप भाजपा की नीति समझिए, आप उसको करिए, हम आपको टिकट देंगे। सुन लीजिए महेश जी, सुनिए। क्या बात आप कर रहे हैं? मैं बात 4 मिनट नहीं, एक मिनट दिल्ली साहब, जो आपने जो बात करेंगे, सुनिए ना, आपने जो सवाल, आप ये बात कहते हुए आपका डर क्यों लग रहा है? आज कांग्रेस का ये चाल चरित्र और चेहरे को आप उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? डिबेट पेड़ों की दराजत, सवाल पूछा है, जवाब दीजिए ना, एक नाम बता दीजिए। चलिए ऋषि जी के पास आऊंगा मैं। किसी मेरे पास 4 मिनट बाकी है। हिंदू बताइए एक नाम, हिंदू मुस्लिम में कैसा डिबेट बताइए एक नाम गुजरात में बढ़ता है। अगर हिंदू मुस्लिम की तरफ अगर मुद्दा बढ़ता है तो क्या हिंदुस्तान की आवाम, हम इसको आवाम के नजरिए से भी देखें तो क्या इतनी अब बेदार नहीं हुई है? सोशल मीडिया है, तमाम चीजें, लोग अच्छा बुरा अपना सब समझने लगे, मुद्दों को भी अब बेहतर तरीके से समझने लगे। क्या उस तरफ बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की आवाम, या विकास को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर ही वो वोट करेगी, या वो समझदार हो गई? देखिए इमरान भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो चुनाव होना चाहिए बेसिक मुद्दे पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, हेल्थ पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। बहुत से कोर इश्यू हैं जिसमें भारत को, हमारे देश को बहुत से काम करने हैं। लेकिन जहां तक ध्रुवीकरण की बात है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। अभी जब साहब भाई चिल्ला रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ। जवाब दीजिए। पॉपुलेशन बेरोजगार, आप बोलते ही नहीं, दूसरे को ही बोलने दीजिए। हमारी आज 550 नौकरियां, क्या भला कर रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल आपसे है कि मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, आप जो भय दिखा के गुजरात में आप जो काउंटर करते हैं विपक्षी पार्टी पे कि आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तो आप भी तो बीजेपी के सवाल तो होने नहीं दे रहे, सवाल तो होने दीजिए ना, हम हर धर्म को, सर सवाल होने दीजिए। पत्रकारों हमारे यहाँ आओ, काम करो, तो टिकट देंगे ना। सवाल तो हम सड़क से उठा के लाके टिकट देंगे। अरे सभी जात के लोग हैं। अरे भाई सुनो, पूछता हूँ, हम चैलेंज टिकट करके मुसलमानों का, मौलाना साहब आप देंगे ना, जब हमारे पास लोग होंगे, वो हमें सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, हमारे विचारों को मानने वाले लोग होंगे। ऋषि जी, हम कांग्रेस के अहमद पटेल को देंगे टिकट। आप साहब जी की वजह से आप भी नहीं बोल पाए। मौलाना साहब, मेरे आज के विषय को, मेरे आज के विषय पर आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। चाहेंगे वहां से फट डाउन कीजिए, सबका फट डाउन है। आप बोलिए, आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, जवाब नहीं, आपकी आवाज ही नहीं जा रही है साहब। सीधा मेरा कहना ये है, महेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए मैं एक सेकंड, नहीं, महेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही
कि हमारे यहाँ मुसलमान नहीं आते। आज एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री से जब उसके एंकर ने सवाल करा कि क्या वजह है कि मुसलमान आप पर एतबार नहीं करते, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो यानी रवाबित के और ताल्लुक के जो मसाइल है उनको हल किया जा रहा है। महज जी ने बड़ा जायज सवाल उठाया कि हम सड़क से उठा किसी को टिकट नहीं दे सकते। भाई आपकी पार्टी तो महानता के उस स्तर पे पहुंच चुकी है जहां आप अपने कर्मठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को उसकी अपनी भूमि से उसको टिकट नहीं दिया। तो वजीर आजम ने उसको लेकर भी साफ किया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया। भारतीय जनता पार्टी समीकरण जो है पार्टी पूछ रहा हूं वही पार्टी लेकर के दूसरा निशाना नहीं लगाया। नहीं, वो कह रहे हैं हम किसी को सड़क पर टिकट नहीं देंगे। आपके जो अपने वर्कर हैं आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आपने जीत हार का समीकरण क्या होना चाहिए वो तो पार्टी मोदी जी के ताल्लुक से बड़े अदब के साथ एक बात कहता हूं, हमको आखिरी दूसरा मुस्लिम मेरा कहना यह है कि भारत मेरे डिबेट टिकट को लेकर है ना, दूसरा मुसलमानों को दिया किसने नहीं दिया वो मेरा विषय है नहीं। इमरान आपने सवाल नहीं सुना। मैंने आपको कहा मुसलमान हमारे यहाँ आता नहीं है, हम किसको टिकट देंगे? हम किसी को सड़क से उठा के तो टिकट नहीं दे सकते। जो लोग आपके पास हैं आप उनको भी टिकट से कैसे वो करना? आप कौन होते हैं इस चीज को कहने वाले? शाहनवाज साहब का काम क्या है क्या नहीं है? ठीक है, आप मुझे ये बताइए। चुनाव धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुल्क की आवाम ये तय करेगी। महेश जी, दहलवी साहब, मुल्क की आवाम ये तय करेगी कि उसे किस तरफ जाना है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इसमें और कौन कौन से छौंक लगते हैं। अब ये मुद्दा अगर हिंदू मुस्लिम बन रहा है तो आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर के क्या नए बयान आते हैं और किस तरह की सियासत होती है, देखना भी दिलचस्प होगा। और आवाम पर इसका कितना असर होता है, नॉर्थ की और साउथ की, ये भी देखने वाली बात होगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम। थोड़ी देर बाद सलाम हिंदुस्तान।